कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। किसान कमेरा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगा। भाजपा की तानाशाही सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। तो इस तरह के तमाम दावों की हवा निकालते हुए हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी और इस तरह से हरियाणा में लगातार 3 बार सरकार बनाने वाली बीजेपी पहली पार्टी बन गई। उसने 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया। अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने जा रही है, लेकिन वहां भी बीजेपी ने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया है। राज्य में बीजेपी ने 90 में से 29 सीटें जीती हैं, जो कि पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। तो हरियाणा में बीजेपी ने चुनावी बाजी तो जीत ली, लेकिन इन नतीजों का नेशनल लेवल पर क्या असर होगा? क्या ब्रांड मोदी फिर लौटेगा? साथ ही आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनावों में इसका क्या असर होगा? तो आज हम इसी मुद्दे पर आपको एक सटीक विश्लेषण करके बताने वाले हैं। दरअसल ये तो हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए उनका सिर्फ नाम ही काफी होता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद से काफी खराब रहा था, लेकिन फिर भी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थीं और इसी के चलते मोदी को बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक माना जाता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने कुल 7 रैलियां की थी। इनमें से हरियाणा में 4, जम्मू कश्मीर में 3 रैलियां थी। इन रैलियों से पीएम मोदी ने दोनों राज्यों की कुल 42 सीटों को कवर किया था और उन 42 सीटों में से 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, यानी मोदी का स्ट्राइक रेट 52% रहा। इसके अलावा एक और खास बात रही, पीएम मोदी ने इन रैलियों के जरिए अपनी पार्टी को 7 नई सीटें भी दिलाई हैं। इनमें 5 सीटें हरियाणा में आई हैं और 2 नई सीटें जम्मू कश्मीर में मिली। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस चुनाव में बीजेपी ने ब्रांड मोदी का खुलकर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में पीएम ने हरियाणा में कुल 6 रैलियां की थी, जबकि इस बार सिर्फ 4 ही रैलियां की गई। चुनाव कैंपेन के दौरान मोदी की गारंटी जैसे स्लोगन भी गायब रहे। ये तो हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 63 सीटें कम हुई थी। उसके बाद कहा जाने लगा था कि ब्रांड मोदी थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक अब वो वापस रिवैम्प करेगा। मोदी फिर से प्रचार के जरिए बीजेपी को मजबूती देंगे और आने वाले चुनावों में पार्टी के लिए उनका खुलकर इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो हरियाणा में मिली प्रचंड जीत के बाद यह साफ हो गया है कि ब्रांड मोदी अब भी बरकरार है और इसका पूरा फायदा महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उठाया जाएगा। पार्टी समझ गई है कि किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल सही नहीं होता, इसलिए उसने हरियाणा में पीएम मोदी का जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल किया और स्थानीय लीडरशिप को आगे बढ़ाया। यही रणनीति आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपनाई जाएगी। मोदी सिर्फ उन इलाकों पर फोकस करेंगे जहां बीजेपी को रिवैम्प की जरूरत है। बाकी जगहों पर पार्टी के स्थानीय नेता ही अपना दमखम दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अब 5 महीने बाद बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। हरियाणा बनने के बाद पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। इस बार बीजेपी ने 2014 के प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ दिया। तब पार्टी को 47 सीटें मिली थीं और अब 48 सीटें। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जीत बीजेपी के लिए एक टॉनिक का काम करेगी, एक बूस्टर का काम करेगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लोकसभा के नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी कमजोर पड़ गया था, लेकिन इस जीत के बाद पार्टी वर्कर्स का जोश हाई हो गया है। इस जीत से उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हरियाणा जैसे राज्य जहां पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, वहां वो मजबूती से जीत सकती है, तो महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं? ये फैक्टर पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती देगा और वो पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेंगे। कहा ऐसा भी जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में कमजोर पड़ने के बाद बीजेपी को महाराष्ट्र में शिंदे और पवार की पार्टी के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। शायद अब पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मजबूती से डील कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन में भी खींचतान शुरू हो गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इनमें 2 सीटें ऐसी भी हैं जिस पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी। उद्धव गुट के शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी कांग्रेस को अति आत्मविश्वासी और अहंकारी बताया गया है। उद्धव गुट की इस हरकत से दोनों दलों में खटास बढ़ सकती है। ये जो कहा गया सामना में, वो थोड़ा अजीब है रिश्तों को लेकर। तो इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी बिना नाम लिए कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव में कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए।
इंडिया ब्लॉक के साथ ही टीएमसी भी कांग्रेस को घेर रही है और अहंकारी बता रही है। तो कुल मिलाकर मोदी को चारों खाने घेरने वाली कांग्रेस खुद अपने ही घर में आलोचनाओं का शिकार करके घिर सी गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में सहयोगी दल ही कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे और सीट शेयरिंग में कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे। बात करें बीजेपी की तो वह अब फुल कॉन्फिडेंस में है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक में चुनाव से पहले सीएम बदले थे। इनमें से कर्नाटक को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। हरियाणा में भी बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएम बदलने का दांव चला और वो काम कर गया। लिहाजा हो सकता है आने वाले चुनाव में बीजेपी फिर वही काम कर सकती है। लोकसभा चुनाव में चौथे राउंड की वोटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था। नड्डा ने कहा था, पहले हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम सक्षम हैं और पार्टी खुद अपने आप को चलाती है। नड्डा के इस बयान के बाद सवाल उठे कि क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं है? लोकसभा नतीजों में भी इसकी झलक दिखी कई जगह। हालांकि बाद में दोनों संगठनों के शीर्ष नेताओं के बीच कई बैठकें हुई। जम्मू कश्मीर में फिर से राम माधव को प्रभारी बनाया गया और हरियाणा में भी संघ के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा गया। और देखिए नतीजे सबके सामने। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी के बिना संघ को पावर नहीं है और संघ के बिना बीजेपी कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही संघ और बीजेपी दोनों समझ गए थे कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को साथ मिलकर चलना होगा। चलिए अब बात करते हैं उन क्षेत्रीय दलों की जो किंग मेकर बनने का दावा तो कर रहे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 4 नामी छोटे दल मैदान में थे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, चौटाला परिवार की इंडियन नेशनल लोकदल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी। इन 4 में से 3 दलों का तो खाता तक नहीं खुला। ओपी चौटाला की इनेलो को 90 में से 2 सीटें मिली और वोट शेयर 4.14 रहा, जबकि ये पूर्व बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। खुद को हर रैली में हरियाणा का छोरा बताने वाले केजरीवाल ने 90 में से 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 87 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। आपका वोट शेयर 1.79% रहा, तो वहीं मायावती की बसपा को 1.82% वोट मिले। सबसे बड़ी हैरानी वाली घटना जेजेपी के साथ घटी। 2019 में 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी का इस बार खाता भी नहीं खुल पाया। खुद पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त हो गई, 5वें नंबर पर आए, 1% भी वोट नहीं मिला। तो जजपा के खाते से 6 सीटें कांग्रेस और 4 सीटें बीजेपी ने छीन ली। तो कुल मिलाकर दुष्यंत चौटाला की राजनीति खत्म होने की कगार पर है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या असर होगा। तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 90 में से 67 सीटों पर मुकाबला बायपोलर रहा, यानी करीब 74 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही फाइट रही। मतलब ये कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल पूरी तरह से बेअसर दिखे। हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई क्षेत्रीय दल सरकार बनाने की भूमिका से ही बाहर हो, यानी कोई भी दल सरकार बनाने की भूमिका में रह ही नहीं गया। इसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस का धीरे धीरे मजबूत होना है और साथ ही बीजेपी का एक साथ एकजुट होकर पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना भी है। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।